देखिए, बलूचिस्तान के अंदर जो यंग जनरेशन है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गई। मिसिंग पर्सन्स के बारे में जो लिखवाने जाता है कि जी ये बंदा भी मिसिंग है, उसको भी उठाया जाता है और उसकी भी बॉडी बाजियाब होती है। तो मैं तो जजेस से वहाँ पे बात करके आई और जजेस की आंखों में आंसू, और वो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वजह है कि हमारी बच्ची बंद है। मैं ये समझती हूँ कि जो फ़ौज का इस वक्त इंटरेस्ट है वो बहुत मुख्तलिफ है लोगों के इंटरेस्ट के साथ। हम वहाँ पे हुकूमत के लोगों से भी मिले और उन सब का ये मानना था कि इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस एक हकीकत है। उनमें से ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो साफ और शफाफ नहीं हुए हैं। इस पर भी ये अक्रॉस द बोर्ड था कि जी मैं नमाज जनाजा के अंदर गई तो लोगों ने कहा था कि अब हम नहीं चाहते पाकिस्तान, और उन्होंने आईडी कार्ड की बिल्डिंग को, नादरा की बिल्डिंग को, सबको आग लगा दी। शायद इनको एहसास नहीं है कि क्या हालात हैं, या इनको एहसास है और ये मुंह उस तरफ फेरना चाहते हैं। देखिए, हमने तो इसलिए जमहूरियत के लिए बड़ी लंबी जद्दोजहद हुई थी, यहाँ पे सहाफ़ी भी साथ थे, वकला भी साथ थे, और हमें उम्मीद थी कि जब जमहूरियत आएगी तो जो पाकिस्तान के सबसे पसमानदा तबका है और उसके अंदर बलोच शामिल हैं कि उनके बारे में बात की जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। और जब मुझे याद है दिसंबर के अंदर जब महारंग बलोच साहिबा यहाँ पे आई थी तो उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी। उन्होंने कहा था कि मैं वापस आऊँगी क्योंकि इस वक्त नुमाइंदे नहीं हैं। तो उनको उम्मीद थी कि जब नुमाइंदे आएंगे तो उनकी बात ज़रूर सुनेंगे, मगर जब नुमाइंदे आए तो उन्होंने उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे किए और उनको बंद कर दिया। मैडम, यहाँ पर मैंने देखा कि अपोजिशन में जो भी जमात होती है वो यहाँ पर आती है, बात करती है। जैसे ही इक़्तिदार की सीढ़ियाँ फलां के थोड़ा सा आगे जाती हैं, फिर उनको ये भी याद नहीं रहता कि मेरे साथ मुनज़्ज़र भी साथ थी, मेरे साथ नादिर भी साथ था, मेरे साथ वो भी साथ था, मैंने उनसे कोई कमिटमेंट की थी। इस बिहेवियर की तब्दीली में क्या कोई कंप्रोमाइज़ होता है, क्या होता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि उनको याद तो होता है, मगर एक कॉम्प्रोमाइज़ करके वो हुकूमत में आते हैं और वो कॉम्प्रोमाइज़ वो फ़ौज के साथ करते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जो फ़ौज का इस वक्त इंटरेस्ट है वो बहुत मुख्तलिफ है लोगों के इंटरेस्ट के साथ। यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट बहुत मुख्तलिफ है और फ़ौज का इंटरेस्ट बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पे शायद वो बलूचिस्तान की मदनियात के अंदर दिलचस्पी है, मगर वहाँ के लोगों के अंदर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, हम अभी बलूचिस्तान के अंदर फैक्ट फाइंडिंग मिशन करके आए हैं। वहाँ पे हम हर सियासी जमात से जाके मिले, हर मकता फ़िक्र से जाके मिले, हम वहाँ पे हुकूमत के लोगों से भी मिले, और उन सब का ये मानना था कि इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस एक हकीकत है। ये सबका मानना था, और उनमें से ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो साफ़ और शफाफ नहीं हुए हैं। इस पर भी ये अक्रॉस द बोर्ड था कि जी साफ़ और शफाफ नहीं हुए। जो लोग ईवानों में बैठे हुए थे, ज़्यादा ज़ाहिर है जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो तो नहीं, मगर जो ईवानों में बैठे हुए थे वो भी ये कहते थे कि साफ़ शफाफ नहीं हुआ है। जो ईवानों से बाहर थे वो भी कहते थे कि साफ़ और शफाफ नहीं हुआ है। तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आपने इनके साथ कोई बातचीत करनी है तो पहले आप इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के बारे में आप बात करें। आपने खुद बनाया ना कमीशन, हमने तो नहीं बनाया, आपने बनाया, तो कोई मसला था तो आपने कमीशन बनाया ना। तो अब आप एक वहाँ पे जो वो कानून लेके आए हैं, एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाके, मैं आपको बताऊँ मैंने ऐसा घिनौना कानून नहीं देखा, और उसके अंदर शदीद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होंगी। आप किसी को भी उठा सकते हैं सूबाई सतह के ऊपर। आपने 780A का जो इन्होंने फाटा में खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर रखा हुआ है, जिसके तहत आप किसी को भी उठा सकते हैं बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी चार्ज के, और आप रख सकते हैं उसको 3 महीने तक। वही कानून जो है उन्होंने नाफिज कर दिया है बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ पे आप किसी को बगैर वारंट के, बगैर किसी चार्ज के आप उठा सकते हैं और आप उनको 3 महीने तक रख सकते हैं। 3 महीने तक आप उनके साथ टॉर्चर कर सकते हैं और फिर आप अदालत के अंदर लेके आएंगे। तो ये उनकी बुनियादी इंसानी हकूक़ जो आपने दिए हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, राइट टू फेयर ट्रायल, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। और जो यूएन के साथ इन्होंने कॉवेनेंट साइन किए, हमने नहीं किए, इन्होंने किए, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कॉवेनेंट, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो मैडम, आप अभी वहाँ पे अख्तर जान से भी मिली, बलोचों में क्या सेंटीमेंट पाया जा रहा है और क्या राय हल समझती हैं? देखिए जी, मैं बलूचिस्तान को बड़े अरसे से कवर कर रही हूँ बलूचिस्तान को। मेरा ख्याल है 2004 से मैं बलूचिस्तान को कवर कर रही हूँ। पहली दफ़ा जब मैं गई थी तो वहाँ पे अकबर बुख्ती साहब का भी इंटरव्यू करने गई थी। तो तब से लेके अब तक मैं समझती हूँ कि हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तब भी देखिए हालात बहुत ख़राब थे। जब अकबर बुख्ती साहब का मैं इंटरव्यू करने गई थी तो पूरी सरियाब रोड को आग लगा दी गई थी। गायबाना नमाज जनाजा हो रहा था, अकबर बुख्ती साहब को मार दिया गया था। तब तक पहले मैं इंटरव्यू करने गई, फिर उनके नमाज जनाजा पे मैं गई। तो
तब आई रिमेंबर बड़ी क्लियरली कि टिकर भी नहीं चले थे, कहते थे कि मुशर्रफ का मीडिया आज़ाद है, एक टिकर तक नहीं चला था। और वहाँ पे जब मैं नमाज जनाजा के अंदर गई तो लोगों ने कहा था कि अब हम नहीं चाहते पाकिस्तान, और उन्होंने आईडी कार्ड की बिल्डिंग को, नादरा की बिल्डिंग को, सबको आग लगा दी थी जी। तो मगर उस वक्त उम्मीद ये थी कि जनरल मुशर्रफ का दौर है, सियासतदान आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। हाँ, और फिर हमने देखा कि एक स्पर्ट आया बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पे मालिक बलोच साहब को चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे लगाया गया और उनको कहा गया कि आप नाराज़ बलोचों से बात करें, तो एक उम्मीद की किरण जागी। मगर फिर मामलात ख़राब हो गए और जबरी गुमशुदगी, डंप एंड किल पॉलिसी जो हमने नहीं देखी है, और जो चेंज हमने इस बार देखा वो हमने ये देखा कि पहले जो मिसिंग पर्सनस होते थे हमेशा से रहे हैं बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस, मगर फिर क्या हुआ कि मिसिंग पर्सनस के बारे में जो लिखवाने जाता है कि जी ये बंदा भी मिसिंग है, उसको भी उठाया जाता है और उसकी भी बॉडी बाजियाब होती है। तो ये चीज़ हमने सबसे पहले देखी और बच्चों तक ये अब पहुँच गए हैं, 14 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, इनकी भी हमें कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। सो देखिए बलूचिस्तान के अंदर जो यंग जनरेशन है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गई, क्योंकि उन्होंने आपसे सिर्फ ये देखा है कि आप उनको वसाइल देते नहीं। यूनिवर्सिटीज़ के आप वसाइल देखें, यूनिवर्सिटीज़ खुद आपको बता रही हैं कि जी हमारे पास हमें वसाइल नहीं देते, इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं मगर वसाइल बहुत कम है। जो आप पंजाब में लगाते हैं उसका आप आधा भी नहीं यहाँ पर लगाते। तो एक तो ये, दूसरी बात ये है कि आप उनको किल एंड डंप पॉलिसी दे रहे हैं, आप उनको इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस दिखा रहे हैं। हम जहाँ गए, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास गए, वो यूं तस्वीरें लेके बैठे हुए थे कि हमारा ये बंदा मिसिंग है, हमारा वो बंदा मिसिंग है। तो खुदारा आप फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस सूबे से? और जब वो बात करते हैं कि जी हम आपसे नाराज़ हैं, बजाय कि आप उनके साथ जाके बात करें, उनकी ज़ख्मों के ऊपर आप जो है मरहम रखें, आप उन पर छिड़कते हैं, आप इन बच्चियों को मारते हैं। जो वहाँ से लीड करती है उस बच्ची को आप जेल में बंद कर देते हैं। मैं तो जजेस से वहाँ पे बात करके आई और जजेस की आंखों में आंसू, और वो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वजह है कि हमारी बच्ची बंद है, कोई उसने बॉम्ब फाड़ा है, कोई उसने दहशतगर्दी की वारदात की है, बच्ची बंद है, क्यों है बच्ची बंद? वहाँ पे लोग बहुत दुखी हैं और नालां हैं रियासत से। मैडम, आज सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये जो डॉक्टर महारंग के कल भी हमें देखा कि 20 डेज जो मजीद उसको एक्सटेंड किया गया है, और वो ये कह रही थी जज साहब का जो मुकालमा है कि इन 15 दिनों जो आपने मुझे हवाले किया था एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। तो सवाल ये है कि हमने कहाँ कोऑपरेट नहीं किया और आप फिर उनके हवाले कर रहे हैं, इसको कैसे देख रही हैं आप? जो इनको सजा हुई है डॉक्टर महारंग को? नहीं, सजा नहीं हुई, कल उनको जो जिस्मानी रिमांड था वो ख़त्म हुआ, फिर उसको 20 डेज एक्सटेंड किया गया। देखिए, इट्स वेरी ऑब्वियस कि इनके पास कोई एविडेंस सॉलिड नहीं है। ये कहते हैं कि डॉक्टर महारंग जो हैं वो सिंपथाइज़र हैं दहशतगर्दों की, तो फिर एविडेंस लेके आए, ठीक है ना। अकबर बुख्ती के साथ भी तो यही हुआ था मेरे भाई, आपको याद होगा कि उसको इन्होंने अलल-अलान मार दिया था ना, और उस वक्त कहते रहे कि ये हम तो मैं वहाँ से ऐड करेंगे तो मैं नज़र भी नहीं आएगा। हाँ, वी विल, यू वोंट इवन नो वेयर वी हिट यू, when we have hit you। So देखिए, बात ये है कि किसी को मार देने से, किसी को बंद कर देने से मामला हल नहीं होगा। आपको आज महारंग है, कल कोई और पैदा हो जाएगा, तो आपको पैदा हो चुकी हैं, बच्चे बैठी हुई हैं, देखिए, सुनिए, उनसे बात कीजिएगा। बिल्कुल। तो अब मुझे बताएं कि एक बच्ची जो यहाँ पे सारी ज़िंदगी अपने बाप की फ़ोटो लेके घूमी है इस्लामाबाद में और कोई उससे मिलने नहीं आएगा, उसकी क्या, हाँ 3 माह की थी, तो क्या हाँ उसकी क्या यहाँ पे होगी, फीलिंग्स क्या उसकी होंगी? सो मेरा ख्याल है ये जो हालात बने हैं ये इसलिए भी बने बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स। हम तो पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट एटलीस्ट दे विल गिव देम अ डिग्निटी ऑफ अ डायलॉग, वो भी नहीं हुआ। आखिरी सवाल मैडम, ये जो डायलॉग की बात की जाए, नेशनल डायलॉग की बात की जाती है, कल APC भी हमने देखा, लग रहा है आपको कोई इस तरफ कोई सियासतदान में कोई संजीदगी? और मियाँ साहब इतने बड़े कद काट के रहनुमा, मास्क लगा के सिर्फ खामोशी के साथ मीटिंग्स अटेंड करते हैं। देखिए, मियाँ साहब के साथ जो हुआ है वो और भी सियासतदानों के साथ पहले यहाँ पे हो चुका है, मगर किसकी पार्टी हाईजैक हुई है, कौन माइनस हुआ है, देखिए ये तो हमें बहुत बाहर कहा जाता था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को माइनस किया जा रहा है सियासत पे, फिर कहा जाता था इमरान खान साहब को माइनस किया जा रहा है। कुछ जिसे कहते हैं ना, वो एक शेर है कि खुद भी इनको मरने का शौक था, और कुछ जो गाँव के लोग भी, कुछ शहर के लोग भी कुछ जालिम सी। सो ये दोनों चीज़ें हुई हैं मियाँ साहब के साथ। तो आप समझते हैं कि तहरीक इसका कोई नतीजा देख रही हैं आप? ये जो अभी 5 अगस्त और ये जो अपोजिशन जमातें बैठी हुई हैं, सिविल सोसाइटी को भी दावत दे रही हैं, सहाफ़ियों को भी दावत दे रहे हैं। देखिए, जब तक सियासतदान आपस में बातचीत नहीं करेंगे
میں نہیں سمجھتی کہ مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. میں آج بھی مجھے یاد ہے جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا, میں رپورٹر تھی, لنڈن کے اندر ہوا تھا, بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے سامنے کتنی تلخیاں تھیں ان کے درمیان, مگر پھر بھی انہوں نے اس کو اوور کم کیا اور وہ اکٹھے مل کے بیٹھے. ادھر عمران خان صاحب کو میں ضرور کہوں گی کہ اتنا سوجھ بوجھ ہونی چاہیے ایک سیاسی لیڈر میں کہ اس کو سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے. یہ کہہ کے کہ میں ہوں جمہوریت کے ساتھ مگر میں بات کروں گا فوجیوں کے ساتھ, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. لیکن وہ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ اپنے خود ڈیسیژن کر سکتے ہیں, یہ اگر اتنے امپاور ہیں کہ یہ کسی نتیجے پہنچ سکیں اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکیں. تو خان صاحب اتنے امپاورڈ تھے جب حکومت میں تھے؟ نہیں تھے نا, آبویسلی نہیں تھے. سو دیکھیے بے نظیر یا نواز شریف اس وقت پاور میں تھیں, وہ تو پاور سے باہر تھے. پاور لینا ایک سیاستدان کی ایک گٹھی میں ہونا چاہیے اور اس کو اس کی سکسیس اسے میجر کی جاتی ہے کہ وہ پاور کس طریقے سے لے سکتا ہے. اگر آپ ویسے ہی ہاتھ کے جی نہ دے کھولتے ہیں نہیں کیسی گالی کوئی نہیں کرنی, پھر کیا فائدہ؟ آپ کو تو تب لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے جب آپ کی ججمنٹ ٹھیک ہو. آپ کی تو ججمنٹ اتنی خراب تھی کہ آج آپ دیکھیں آپ نے پارٹی کو کس نہج پہ آپ لے آئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی. ترمیم کے بعد لگتا ہے آپ انسانی حقوق جس طرح پامال ہو رہے ہیں, اس کا کوئی عدالتوں کی ایک آخری امید ہوتی ہے؟ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم کی کمزوری مجھے تب نظر آئی جب میں بلوچستان گئی, اور جس شدت سے مجھے نظر آئی وہ مجھے بلوچستان میں نظر آئی, کیونکہ وہاں پہ واقعی میں لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے اور ان کی آخری امید عدالت ہوتی ہے. اور جب عدالتیں اپنا منہ پھیر لیں اور دروازے بند کر لیں تو پھر یہ بیچارے کہاں جائیں. اور پھر ریاست جب اپنے سارے دروازے بند کر لے پھر وہ کہتی ہے او تم کیوں مذمت کر رہے ہو میرے خلاف, تو پھر وہ مذمت نہیں کریں گے تو اور وہ کیا کریں گے؟ وہ تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. بہت شکریہ میڈم, بہت شکریہ, تھینک یو. منظر جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں, اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آ کیجیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تھینک یو میڈم.